हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अलविदा मनोहर पारिकर। देश का एक ऐसा सीएम जो इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी स्कूटर पर चलता था। एक ऐसा मंत्री जिसे कहीं भी जाने के लिए हूटर वाली गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती थी और उनके व्यक्तित्व से इतनी सादगी टपकती थी कि उन्हें आज तक सूट बूट से लैस कपड़ों में किसी ने नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम की जो खास शख्सियत है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। और अब तक आप बखूबी समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मनोहर पारिकर के बारे में। भाजपा का वो नेता जिनके मुरीद विपक्षी भी है, जिनके काम करने के तरीके से और उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें जाना जाता है। एक छोटे से राज्य से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले मनोहर पारिकर ने अपनी मेहनत के दम पर आज अपना नाम बनाया है और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से घिरे होने के बावजूद उन्होंने बरकरार रखा है काम के प्रति अपनी निष्ठा को और हर रोज कार्यालय पहुंचकर अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया था। बेहद अनुशासित और सख्त प्रशासक कहे जाने वाले पारिकर को मार्च 2012 में पर्यटन मंत्री मातन ताही सलंधा के निधन पर फूट फूट कर रोते हुए देखा गया था और आज उनके निधन पर पूरा देश फूट फूट कर रो रहा है। जिसने जिंदगी को जी भर के जिया वो जाते जाते भी सबसे पूछ कर गया, हाउस द जोश। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे मनोहर पारिकर की जिंदगी से जुड़ा हर वो राज जो आज देश की जनता जानना चाहती है। तो देखिए मनोहर पारिकर पे हमारी यह खास रिपोर्ट। कर्म को अपनी पूजा मानने वाले मनोहर पारिकर का जन्म 13 दिसंबर 1955 को गोवा के मापुसा गांव में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी गोवा के लोयला हाई स्कूल से ही पूरी हुई। मनोहर पारिकर के पिताजी का नाम गोपाल कृष्ण पारिकर और मां का नाम राधाबाई पारिकर था। आपको बता दें कि मनोहर पारिकर ने अपनी शिक्षा मराठी माध्यम से पूरी की है और इसीलिए वे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भाषा में महारत हासिल रखते थे। अपनी 12वीं की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने मुंबई में इंडियन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में दाखिला लिया था, जहां से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अपने स्कूल के दिनों से ही पारिकर राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ RSS में शामिल हो गए थे। अपनी पढ़ाई के साथ ही साथ उन्होंने RSS की युवा शाखा के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था और वहीं से स्कूल से पास होने के बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। वहीं अपनी ये पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बार फिर उन्होंने RSS को अपनी सेवा देनी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें बीजेपी पार्टी का सदस्य बनने का मौका भी मिला और उन्होंने बीजेपी पार्टी की तरफ से पहली बार चुनाव लड़ा। बात करें अगर मनोहर पारिकर की निजी जिंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में तो साल 1981 में उनकी शादी मेधा पारिकर से हो गई थी, पर उनके गोवा के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी। कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उनकी पत्नी मेधा ने उनका साथ छोड़ दिया और मनोहर पारिकर अपने 2 बच्चों उत्पल पारिकर और अभिजीत पारिकर के साथ अकेले रह गए। आपको बता दें कि दोनों बच्चों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उत्पल बतौर एक इंजीनियर के रूप में काम करते हैं, वहीं अभिजीत का खुद का बिजनेस है। एक जुझारू मुख्यमंत्री और वो रक्षा मंत्री जिनके रहने में देश ने पहली बार देखा कि आखिर सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है। उन्होंने 4 बार गोवा की कमान बखूबी संभाली और उनके इस राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी साल 1994 में, जब पारिकर को 1994 में गोवा की पणजी सीट से विधानसभा का टिकट दिया गया था। उनके महाराष्ट्र की गोमांतक पार्टी से टक्कर मिली थी और उनके सामने बीजेपी की छवि को मजबूत करने की एक कड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को उन्होंने बखूबी निभाया भी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का प्रदर्शन विधानसभा चुनावों में कुछ खास नहीं रहा। इसके बाद एक बार फिर से
2000 में मनोहर पर्रिकर को विधानसभा चुनाव में मौका मिला और सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने मनोहर पर्रिकर को ही गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना। साल 2000 में उनके मुख्यमंत्री बनते ही कैंसर से पीड़ित उनकी पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद मनोहर पर्रिकर ने अपने पद और अपने काम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया और काबिल मुख्यमंत्री के होने के साथ ही साथ उन्होंने एक सफल पिता की भूमिका अच्छे से निभाई और अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पाला पोसा। 24 अक्टूबर साल 2000 को पर्रिकर ने बतौर गोवा के मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल शुरू किया, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका यह कार्यकाल ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 27 फरवरी 2002 को उन्हें अपनी ये कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद दोबारा ही 5 जून 2002 को फिर से उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 3 साल तक गोवा को अपनी सेवा देने के बाद 2005 में बीजेपी को एक बार फिर गोवा में हार का सामना करना पड़ा और पर्रिकर को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी पार्टी को साल 2012 में गोवा में हुए चुनाव में एक बार फिर जीत मिली और फिर से बीजेपी ने पर्रिकर को ही मुख्यमंत्री बनाया। वहीं 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को जीत मिली और पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुई। जब देश के रक्षा मंत्री को चुनने की बारी आई तो बीजेपी की पहली पसंद पर्रिकर थे और फिर पर्रिकर बने देश के रक्षा मंत्री। देश के रक्षा मंत्री बनने के लिए पर्रिकर को अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और उनकी जगह लक्ष्मीकांत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। देश के रक्षा मंत्री रहते हुए मनोहर पर्रिकर ने अगस्टा वेस्टलैंड चॉपर घोटाले जैसे कथित घोटालों का उजागर किया। रक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सीट से राज्यसभा भेजा गया। आपको बता दें कि मनोहर पर्रिकर के बतौर रक्षा मंत्री रहते हुए देश ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुना था। उरी के बाद, उरी में जो हमला हुआ था उसके बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आतंकवादियों के शिविरों को नेस्तनाबूद किया था। लेकिन मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय भी बड़ी सादगी से संघ की शिक्षा को दिया। 18 सितंबर को जैश-ए-मोहम्मद ने भारतीय सेना की 12 ब्रिगेड के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन पर हमला किया और उस हमले में हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। आतंकियों को सबक सिखाने की इस मांग में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक अहम रोल अदा किया और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के सहयोग से सेना ने पाक में आतंकियों को सबक सिखाने की रणनीति बनाई और फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों का खात्मा कर वापस आई। साल 2017 में गोवा में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में सबसे ज्यादा 17 सीटों के साथ कांग्रेस ने कब्जा किया था और यहाँ पर बीजेपी दूसरे नंबर पे थी। बीजेपी 13 सीटों के साथ थी, जबकि अन्य स्थानीय पार्टियों को 10-10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अन्य स्थानीय पार्टियों के विधायकों से केंद्र में मंत्री रहे नितिन गडकरी से संपर्क किया गया और वे सभी विधायक एक शर्त पर बीजेपी को अपना समर्थन देने के लिए तैयार हुए थे। वो शर्त ये थी कि मनोहर पर्रिकर को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए और देश के रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देकर एक बार फिर से गोवा के मुख्यमंत्री पद पर आए मनोहर पर्रिकर। हालांकि अगर बात करें मनोहर पर्रिकर से जुड़े विवादों की तो राजनीति में ऐसा शायद ही कोई नेता होगा जो किसी विवाद का हिस्सा ना हो। मनोहर पर्रिकर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। व्यक्तित्व से इतने सुलझे और सरल होने के बावजूद भी साल 2001 में बतौर गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए पर्रिकर ने गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों को विद्या भारती में बदल दिया था, जिस वजह से वे खासे चर्चाओं में आए थे। इसके अलावा बतौर भारत के रक्षा मंत्री रहते हुए पर्रिकर ने पाकिस्तान देश पर एक बयान दिया था। अपने इस बयान में पर्रिकर ने कहा था कि इस देश में जाना किसी नरक में जाने से कम नहीं है। इसके अलावा पर्रिकर ने इस बयान पर पाकिस्तान ने नाराजगी भी जताई थी। पर्रिकर ने अभिनेता आमिर खान को भी भारत को लेकर दिए बयान पर टिप्पणी की थी और आमिर खान की कड़ी आलोचना भी की थी। उनका कहना था जो देश के नहीं है और देश के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो
पर्रिकर ही थे जिन्होंने 2013 के बीजेपी के अधिवेशन में नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए सुझाया था और इस बार लोकसभा चुनाव की दहलीज पर उनका ये दुनिया को अलविदा कह देना उनकी पार्टी को बहुत ही ज्यादा खलने वाला है। 63 वर्ष की आयु तक गोवा और देश को अपनी सेवाएं देकर आखिरकार पर्रिकर ने पैनक्रियाटिक कैंसर के सामने हार मान ली और उनके जानने के बाद गोवा की राजनीति पर इसका काफी बुरा असर पड़ने वाला है। उनकी सादगी की मिसाल देना दिलचस्प वाकया है। उनकी सादगी का एक दिलचस्प वाकया अगर आपको बताएं तो एक बार उनके स्कूटर को किसी ने टक्कर मार दी थी और उसके बाद पर्रिकर को धमकी भी दी कि तुम्हें पता नहीं है मेरे पिता गोवा के एसपी हैं। इस पर पर्रिकर ने बहुत ही सुलझे और सादे शब्दों में उस लड़के से कहा कि अपने पिता को जाकर आज कहना कि मैंने गोवा के मुख्यमंत्री को टक्कर मार दी है। ऐसे जमीनी शख्सियत पर्रिकर को भला कौन याद नहीं करेगा। पर यह भी सच है कि किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, ये तो चलती रहती है और मनोहर पर्रिकर जैसी शख्सियत हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनकर रह जाती है। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने जल्द ही लेकर एक खास चेहरे की खास कहानी। मगर जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी, कारवा रुकता नहीं रोके से जिंदगी के, कारवा रुकता नहीं रोके से जिंदगी के, कभी बस लम्हे बदलते रहते हैं मौसम की तरह। जय हिंद।